तो इसको जो स्टॉक को कटिंग करने का मेथड है ये भी 3 तरीके से होता है स्टॉक की कटिंग। तो ग्राफ्टिंग के जो 3 मेथड्स हैं, वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग हम करते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये पौधा है, तो इसमें इस पौधे को हम इस प्रकार से ग्राफ्ट करेंगे, वेज ग्राफ्टिंग करेंगे। जैसे इसको कट करेंगे ऊपर वाला भी तो ऐसे ही आएगा, फिर दूसरा पौधा हम लाते हैं तो इसको जब इससे अटैच करते हैं इसको इस प्रकार से कट करते हैं, ये आप देख रहे हैं। फिर इनको ले जाके आपस में अटैच कर, मतलब यहाँ सटा देते हैं और उसके बाद इसको हम बांध देते हैं। तो ये होता है वेज ग्राफ्टिंग, WEDGE, वेज ग्राफ्टिंग। तो वेज ग्राफ्टिंग ये हमेशा वी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। किस शेप का स्ट्रक्चर बनता है, वी शेप का, ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग। सेकंड है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अगर हम क्राउन ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा स्टॉक होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ये इस प्रकार से ये, और इसमें हम छोटे छोटे कई प्रकार के प्लांट जो हमारा सियांस होते हैं उनको ला के यहाँ पर अटैच करा लेते हैं। इस प्रकार के मेथड को हम क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग, क्राउन, CROWN, क्राउन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो आप जानते हैं। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सिंगल स्टॉक होता है और सियान मोर देन वन होते हैं इसमें अटैच। और तीसरा मेथड क्या है, थर्ड है साइड ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग है, साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम स्टॉक तो अपना ऐसे ही रखते हैं जैसे था, ऐसे जो मोटा सा स्टॉक ले लेंगे 25 से 30 सेंटीमीटर का ऐसे, और इस स्टॉक पर हम साइड में यहाँ से ऐसे एक नुकीला सा सियान ला के इसके अटैच कर देते हैं, ये इस मेथड से, ठीक। तो इस मेथड को हम कहते हैं साइड ग्राफ्टिंग, साइड से ला के उसमें अटैच करा देते हैं। तो पहला मेथड हमने क्या बताया, वेज ग्राफ्टिंग, जिसमें वी शेप होता है। दूसरा आपको क्राउन ग्राफ्टिंग बताया, जिसमें हमारा जो स्टॉक होता है ये थोड़ा सा मोटा और बड़ा होता है, इसमें कई प्रकार के मोर देन वन सियान ला के अटैच कराए जाते हैं। थर्ड है साइड ग्राफ्टिंग, जिसमें हम साइड से ला करके स्टॉक में सियान को जोड़ देते हैं, इससे हम नए पौधे को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए इनका प्रोटेक्शन करते हैं, बहुत तरीके अपनाते हैं और समय समय पर इनकी देखभाल करते हैं, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ और डेवलप करते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेटा लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड क्या है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट में जो लेयरिंग मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मोस्टली इस मेथड में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे पौधों को हम यूज करते हैं जो बहुत ही लचीले होते हैं और ज़्यादातर श्रब्स होते हैं। इनको भी प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, एक है जिसे हम कहते हैं गोटी लगाना या एयर ग्राफ्टिंग, एक होता है सॉइल ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है बेटा, लेयरिंग में अगर हम किसी भी प्लांट को ले करके उसके लचीले तने को ज़मीन से लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा है तो इसके इस डाल को हम ज़मीन से अटैच करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो इस जो मेन हमारा मदर प्लांट्स है, ठीक है, इसमें यहाँ से थोड़ा सा इसकी पील निकाल देते हैं, कट करके इसकी पील कट करके हटा देते हैं और इसको सॉइल में बरीड कर देते हैं। जब इसको हम सॉइल में बरीड कर देते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मॉइस्चर बनाए रहते हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं। तो एक हफ्ते विदिन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर रूट रिलीज आउट हो जाती हैं, ठीक है, रूट निकल आती हैं। उसके बाद हम मदर प्लांट से इसको कट कर देते हैं और मिट्टी सहित इसको उखाड़ के किसी दूसरी जगह लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड के थ्रू लेयरिंग करके हम नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो झुक नहीं सकते, जिनकी टहनियाँ, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ पर बहुत सारी टहनियाँ लगी हुई हैं और इनमें जो है पत्तियाँ लगी हुई हैं। ये मान लीजिए गुआवा है, अमरूद है, अक्सर नींबू में, अमरूद में, ये सब में ऐसे ही होता है। ये मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, इसको तो काट सकते नहीं, इस मेन प्लांट से इसको डिटैच करने के लिए यहीं से इसका पील निकाल देंगे, छिलका निकाल देंगे। जब इसका पील यहाँ से रिलीज आउट कर देंगे तब क्या होगा,
इसको हम क्या करेंगे, पट्टी कर देंगे, इसको बांध देंगे मिट्टी लगा करके और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल लगा के इसको बांध देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, मॉइस्चर क्रिएट होता रहेगा। एक हफ्ते के बाद यहाँ से देखेंगे कुछ जड़ें निकल आती हैं। फिर हम मेन प्लांट इसको कट करके ले जाके कहीं अन्य जगह पर खाली जगह बो देते हैं, लगा देते हैं और नया पौधा जन्म ले लेता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट। तो आपने इतना सीख लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मोड क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द एडवांस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो जब ये एडवांस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इसमें कुछ वेरिएबिलिटीज़ भी होंगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, उसकी विषय में हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व। किसी केस में क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, वो हर्माफ्रोडाइट होता है, उसी की बॉडी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अभी ये टर्म को आगे बताएंगे, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है इसको आप जान लीजिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट to produce zygote that is diploid in condition that zygote develop to produce new young ones। तो जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और दो अलग अलग गैमीट आपस में फ्यूज करके न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं कि यह एक प्रकार सा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, किसमें होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इट इज ए सेक्सुअल इवेंट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, ये प्रकार का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप द जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली, जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डेवलप करेगा जेनेटिक वेरिएशन, तो जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक्स है क्या, वेरिएबिलिटी कैसे होती है, क्रोमोजोम में कैसे एक्सचेंजेज होते हैं, इसकी चर्चा बेटा हम चैप्टर 5 में करेंगे आगे, जब इनहेरिटेंस वो पढ़ाएंगे आपको, मेंडल्स लॉ पढ़ाएंगे, उस समय आपको बताएंगे जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली पाया जाता है, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एडवांस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिकली वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है, न्यू एडवांस कैरेक्टर्स कंटेनिंग ऑफ स्प्रिंग आते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज पार्टिसिपेट होते हैं किसमें, इवोल्यूशन में, और इवोल्यूशन के थ्रू नई जनरेशंस डेवलप हो रही होती हैं। तो अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल किसी भी जीव की है तो उस लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेज आते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ साइकिल्स होती हैं, तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के कितने स्टेज होते हैं, तो ये टॉपिक होगी फेजेज इन द लाइफ साइकिल, फेजेज इन द लाइफ साइकिल। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल के कितने फेज होते हैं, और लाइफ साइकिल है क्या, लाइफ स्पान क्या है, वही फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अभी हमने इनिशियल कंडीशन में आपको बताया था, जब लेसन शुरू कर रहे थे तभी बता रहे थे लाइफ साइकिल क्या है। कोई भी जीव जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक जो भी अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वो पूरी की पूरी अवस्थाएं उनकी जीवन आयु या लाइफ साइकिल कहलाती हैं, जीवन जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। लाइफ साइकिल की शुद्ध हिंदी है जीवन चक्र। तो लाइफ साइकिल के देयर आर 3 फेजेज आर इन द साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के 3 साइकिल्स यहाँ बता रहे हैं जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली। पहला है जुवेनाइल फेज, फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, इसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है सेंसेंट फेज।
सेंसेंट फेज, या इसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वो होता है जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, आफ्टर देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेंसेंट फेज या ओल्ड स्टेज आता है जिसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस फिनिश हो चुके होते हैं। तो आइए हम जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, इसी का एक नाम और है प्लांट केस में, अगर हम लेंगे इसको तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। It is the initial phase of the life in which there is no any types of characters are involved to go for maintaining the race of life। मतलब जुवेनाइल फेज में ऐसा कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं क्रिएट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में आकर न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। तो ये जीवन का प्रारंभिक समय होता है और इस जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ बढ़ रहा होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज आया नहीं है, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ आने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है विद इन पीरियड ऑफ टाइम। तो जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ होती है, ग्रोइंग एज होती है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं विद इन पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेज आते रहते हैं ड्यू टू हार्मोनल और एंजाइमल एक्शन। तो प्लांट हो या एनिमल हो, सब में इस स्टेज से गुजरने के बाद एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टेज दे प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन। और जब जुवेनाइल फेज मीन्स ये ऐसा फेज है जो रिप्रोडक्शन के पहले का फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के थ्रू फुल्ली प्रिपेयर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनिशियल कंडीशन ऑफ द लाइफ दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। तो आफ्टर जुवेनाइल फेज व्हेन मैच्योरिटी अटेन द ऑर्गेनिज्म जब मैच्योरिटी अटेन करता है मीन्स इसकी प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है तो उस प्यूबर्टी स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर डेवलप हो जाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म फुल्ली प्रिपेयर होते हैं गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए और रिप्रोडक्शन वहाँ स्टार्ट होता है। इस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसके आधार पर अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज के आने से पहले जो छोटे बच्चियाँ उनमें देयर इज नॉट एनी डिफ्रेंसिएशन, मतलब उनके बॉडी को देख करके आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते कि विच चाइल्ड इज बॉय एंड विच इज़ गर्ल, बॉयज़ आर गर्ल्स, बॉय और गर्ल में क्या अंतर हम बचपन में नहीं कर पाते, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो वो जो परिवर्तन नज़र आते हैं उनको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक टर्म है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको हम कहते हैं लैंगिक दुरूपता, जब मैच्योरिटी स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं तो मेल और फीमेल में एक्सटर्नल अपीयरेंस से देखने पता चल जाता है कि कौन बॉय है कौन गर्ल्स है। जैसे बॉयज़ में मुस्टैच और बियर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, बॉयज़ की आवाज़ मोटी हो जाती है, गर्ल्स की आवाज़ पतली हो जाती हैं, गर्ल्स स्लिम बॉडी की होती हैं, ज़्यादातर जो है थोड़ा साई नेचर की होती हैं, बॉयज़ थोड़ा सा रूडली नेचर के, सभी नहीं होते जैसे बता रहे हैं, और बॉयज़ में ये जो है शोल्डर होते हैं चौड़े हो जाते हैं, गर्ल्स में हिप रीजन चौड़ा हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे वेरिएबिलिटी। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, मेल्स में स्पोर फार्मेशन गैमीट फार्मेशन शुरू हो जाते हैं, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ए लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बाहर से देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है उस समय दे आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव फेज को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज। ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं न्यू यंग्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब रिप्रोडक्टिव फेज सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। अब उसके बाद इसमें भी क्या शुरू होते हैं, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म नॉन प्राइमेट्स हैं तो नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल चलता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय नॉन प्राइमेट में कौन सा साइकिल चलता है? एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल। जबकि जितने भी प्राइमेट्स होते हैं ऑल प्राइमेट्स कंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उनमें एस्ट्रस साइकिल होते हैं। अब जो एस्ट्रस साइकिल होते हैं मोस्टली ये डिसकंटिन्यूअस फेज होता है इनका, डिसकंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मतलब सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं मोस्टली ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। अब कंटिन्यूअस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटेनिंग है, ये इनमें भी कुछ जो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं जिनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो सब मिला जुला करके एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में मेन कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जिनके थ्रू ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं कि दे आर प्रिपेयर फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो अब ये हो गया बेटा एस्ट्रस साइकिल, जिसको हम हीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रस साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हीट साइकिल। ये काऊ में, बफेलो में, बहुत सारे ऐसे जो है एनिमल में देखा जाता है हीट साइकिल। ठीक, तो हीट साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने जान लिया। तो ये क्या होते हैं? नेक्स्ट है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज का मतलब होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जब जुवेनाइल फेज आ जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो जैसे एज ख़त्म होती जाती है ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे उसकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। तो शरीर में जब दे आर नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। ऐसा होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वगैरह स्लो हो जाते हैं और वो इंडिविजुअल है, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या करता है, अपने लाइफ के एंडिंग पोर्शन की तरफ चला जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। तो लाइफ के 3 फेज होते हैं। 3 फेज में आपको हमने क्या बता दिया? पहला फेज इन द लाइफ साइकिल जुवेनाइल फेज, ये चाइल्ड किशोरावस्था, मतलब ये शैशवावस्था से शुरू होता है, किशोरावस्था तक आता है। और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी जब अटेंड कर लेते हैं। और सेंसेंट फेज क्या होता है? जब बुढ़ापा आता है, ओल्ड हो जाते हैं और डेथ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं जनरली। तो फेजेज इन द लाइफ साइकिल। अब इसके बाद हम करते हैं कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ घटनाएं भी तो होती हैं। वो घटनाएं देखिए बेटा, इवेंट्स और एक्सीडेंट में बड़ा अंतर है। इवेंट और एक्सीडेंट में क्या अंतर है, कोई बता सकता है क्या? इवेंट्स एंड एक्सीडेंट, देखिए हम बताते हैं आपको। इवेंट का मतलब वो घटना जो सोच समझ के एक प्लान के साथ किया जाता है, उसे इवेंट्स कहते हैं। और जब किसी बिना प्लान के कोई घटना घट जाए, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। जैसे आप घर से मार्केट जा रहे हो, अचानक आप बाइक से लड़ गए, वो एक्सीडेंट है। आपने प्लान बना के थोड़ी गए थे कि हम आज लड़ेंगे। लेकिन इवेंट्स क्या है? जैसे आपकी शादी का डेट पड़ गया, उसको एक फिक्स समय पे लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं और एक निश्चित समय पे आपकी शादी होती है, वो क्या है? इवेंट्स है। वो भी एक घटना ही है, लेकिन वो सोची समझी घटना है। तो इवेंट्स और एक्सीडेंट में ही अंतर है। तो अब यहाँ हम एक्सीडेंट नहीं करवा रहे हैं, हम इवेंट्स करवा रहे हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बेटा, 3 फेज होते हैं, 3 इवेंट्स आते हैं इसमें। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आइए हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। मीन्स बिफोर द अटेनिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले किसी भी जीव शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं रिप्रोडक्शन के पहले तक, उसको हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है? गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस में अगर हम बात करते हैं तो गैमीट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। इन द केस ऑफ मेल अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और इन द केस ऑफ फीमेल oogenesis। अब ये कहाँ होता है, ये भी तो आपको जानना है।
Spermatogenesis takes place in testis. Oogenesis takes place in ovary. Testis is known as male gonad. Ovary is known as female gonad. आपको जानना होगा गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द गोनड. गैमेटोजेनेसिस कहाँ होते हैं बेटा? गोनड्स में. और गोनड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, मेल गोनड एंड फीमेल गोनड. मेल गोनड का नाम है टेस्टिस, फीमेल गोनड का नाम है ओवरी. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरी इज नोन एज oogenesis. ये आपको अच्छे से तैयार करना होगा. स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. क्योंकि बिना गैमीट फॉर्मेशन हुए अगली घटना नहीं घट सकती है, तो ये इवेंट्स नहीं आगे चल सकता. अब पहले बात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस हो गया. सेकंड हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, मियासिस होता है या रिडक्शन डिवीजन होता है. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बनते समय यहाँ पे एक घटना घटती है मियासिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन. ये कहाँ होता है? गोनड्स में होता है. कब? जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो उस समय गोनड्स में रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन होकर के क्रोमोजोम नंबर को हाफ करता है. n नंबर क्रोमोजोम कंटेन करते हैं वो गैमीट्स, इसीलिए उनको हैप्लॉयड गैमीट बोलते हैं. जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं बेटा? हैप्लॉयड. हैप्लॉयड का मतलब n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल. n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल इज नोन एज हैप्लॉयड सेल. तो हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कब होता है? जब मियासिस डिवीजन गोनड्स में स्टार्ट हो जाता है. उसके इसी सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्मेशन होता है गैमीट का. सेकंड बात करते हैं प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस का प्लेस हमने बता दिया. कहाँ होता है? गोनड में. गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन गोनड. स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज नोन एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हाइप्लॉयड और डिप्लॉयड आपने जान ही लिया है. हाइप्लॉयड क्या होता है? n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड हाइप्लॉयड एंड 2n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल आर कॉल्ड डिप्लॉयड. इसका मतलब ये डिप्लॉयड कब होता है? व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट आर हैप्लॉयड फ्यूज विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट. उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो हैप्लॉयड माने कोई पूछेगा आपसे हैप्लॉयड सेल क्या होती है तो आप बताएंगे n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल आर कॉल्ड हैप्लॉयड सेल. और डिप्लॉयड क्या है? 2n नंबर क्रोमोजोम कंटेनिंग सेल आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल. चलिए बेटा, आपने हैप्लॉयड और डिप्लॉयड भी जान लिया. अब प्लेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस भी जान लिया. अब आगे हम बात करते हैं. तो ये गैमीट बन तो गए. अब ये गैमीट होते भी बहुत प्रकार के हैं अलग अलग जीवों में. मान लीजिए हाँ, ह्यूमन बींग में तो स्पर्म और ओवा की बात करते हैं. स्पर्म छोटे होते हैं, ओवा बड़े होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. कुछ फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं. तो इसके बेस पे अगर हम टाइप ऑफ गैमीट की बात करते हैं तो गैमीट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप, होमोगैमस एंड हेट्रोगैमस. गैमीट कितने प्रकार के होते हैं? होमोगैमस गैमीट और हेट्रोगैमस गैमीट. तो होमोगैमस गैमीट और हेट्रोगैमस गैमीट्स में क्या होते हैं? होमोगैमीट्स या होमोगैमस गैमीट्स. तो होमोगैमस गैमीट्स कहिए, होमोगैमीट्स कहिए, बात एक ही है. होमोगैमीट्स क्या है? होमोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स. होमो माने सेम, होमो मीन्स सेम, इक्वल. हेट्रो माने डिफरेंट, इक्वल और डिफरेंट. इसका मतलब होगा ये, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं. होमोगैमीट का दूसरा नाम है आइसो